नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। 2 बजे के लाइव में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जान ही रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे के लिए लगातार चर्चा चल रही है, क्योंकि अब लोकसभा चुनावों के लिए उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और काफी कम वक्त बचा हुआ है। ऐसे में इंडिया गठबंधन जो है वो अपनी सीट शेयरिंग को लेकर लगातार चर्चा कर रहा है, कभी बिहार में, कभी महाराष्ट्र में, तो कभी दिल्ली में। कहा जा रहा है कि सीटों के बंटवारे पर काफी हद तक सहमति बन चुकी है और कई राज्यों में सीट शेयरिंग हो भी चुकी है। इन सभी के बीच इंडिया गठबंधन का दायरा बढ़ने के संकेत भी लगातार मिल रहे हैं। एक और दक्षिण भारत में बीजेपी की हालत खराब है, ये तो आप सभी जानते हैं। तो वहीं उत्तर में भी इंडिया गठबंधन कड़ी टक्कर देने को तैयार है। कांग्रेस ने बीते हफ्ते ही शीर्ष नेताओं के साथ बैठक भी की थी और इस बैठक को लेकर एक खबर भी सामने आई कि कांग्रेस जो है वो 255 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने पर विचार कर रही है। तो अगर ये खबर सच है तो ये एक बड़ा जोखिम भी उठाया है कांग्रेस ने। और जिस तरह से कांग्रेस की सीट शेयरिंग पर चर्चा चल रही है, आज महाराष्ट्र में 4 बजे मीटिंग होने वाली है और कहा जा रहा है कि उसके बाद यूपी में भी सपा के साथ कांग्रेस की बैठक है। तो देखते हैं क्या कुछ होता है। और जहां तक है कि यहाँ पर सीटों की सहमति बन चुकी है, तो इन्हीं सब चीजों पर हम चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर अखिल स्वामी सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सर, आप देख रहे हैं कि किस तरह से इंडिया गठबंधन में हलचल तेज है। इंडिया गठबंधन तो कह रहा है कि सब कुछ शांति से चल रहा है और सीट शेयरिंग पर कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन खबरें कई सारी सामने आई थी कि सीट शेयरिंग को लेकर रार है। तो क्या लगता है आपको कि सीट शेयरिंग पर सहमति बन सकेगी? देखिए, राग तो वो कह रहे हैं जो कि बेसिकली चाहते हैं किसी प्रकार का कंफ्यूजन क्रिएट करना। देखिए, जहां तक मेरी जानकारी है, गठबंधन कौन कौन कहां कितनी सीटें लगेगा वो तय हो चुका है। एक केवल दुविधा है, वो दुविधा यह है कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े बड़े नेता, भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े बड़े नेता और ऐसे भी एनडीए के गठबंधन के साथी उत्तर प्रदेश के जो आज बीजेपी के साथ हैं, वो भी बीजेपी का साथ छोड़ने वाले हैं। अब ये सोचिए, आज मान लीजिए सीटें डिक्लेयर कर दें और सीटें डिक्लेयर हो जाएं, उसके बाद जिसको आप कैंडिडेट डिक्लेयर करेंगे वो तो अपने क्षेत्र में काम करना शुरू कर देगा। और कल उत्तर प्रदेश के 15 बीजेपी के बहुत बड़े नेता, बीजेपी के जो सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, वो कहें कि साहब हम तो आपके पास ज्वाइन करना चाहते हैं, इंडिया अलायंस में हमको शामिल कर लीजिए। और एक नया दल बना के वो कहते हैं कि हमें आप 5, 7, 10 सीटें दे दीजिए। तो आज गठबंधन के कैंडिडेट्स को घोषित करना इंडिया अलायंस के लिए उचित नहीं है, लेकिन गठबंधन हो गया है, आपस में राय बन चुकी है और यह भी तय हो चुका है निधि जी, कहां कहां फ्रेंडली फाइट होगी और कहां कहां ऐसे कैंडिडेट खड़े किए जाएंगे। बल्कि खबर यह है कि एक बहुत बड़ा हिंदुत्ववादी गुट अपने इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि आज की तारीख में बीजेपी का केवल एक ऐसा साधन है जिससे वो वोट गैदर करने का और इलेक्शन जीतने का प्रयास कर सकता है, वो है हिंदुत्व। तो हिंदुत्व का एक नया दल खड़ा होने वाला है और जो ऐसे लोग हैं जो देश में भाईचारा चाहते हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब लोगों में, दलित, आदिवासी, आर्य समाजी, सनातनी, सबको मिलजुल कर लेकर चलना चाहते हैं, वो इंडिया अलायंस में शामिल होंगे। और जो एनडीए के लोग छोड़ देंगे, ये बात अभी क्लियर हो जाएगी थोड़े दिनों में और उसके बाद घोषित हो जाएगा। लेकिन जहां तक मेरी सूचना है, ये तय हो चुका है कौन कहां से चुनाव लड़ेगा, कौन पार्टी लड़ेगी, किस प्रकार से गठबंधन ऐसे बनाया जाएगा कि जो जमीनी समीकरण है वो न टूटे, वो खराब न हो। क्योंकि देखिए निधि जी, एक चीज स्पष्ट है, 2024 का चुनाव निर्णायक चुनाव है। ये 2024 का चुनाव 2014-19 का चुनाव नहीं है, या तो इधर या उधर। जैसे आपने सुना ही होगा, ईडी के अधिकारियों पे एफआईआर हो गई, उनको बड़े विशेषणों से उनको सुशोभित किया गया और उनको पुकारा गया, क्योंकि ये बात बिल्कुल तय हो गई है कि जो सरकारी अधिकारी अपने संवैधानिक अधिकारों का, कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहे और जो कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं, खुलेआम जहां पे वीडियो जागृत हो रही हैं, जहां 10,000 करोड़ का मसला होता है, वहां रेड नहीं कर रही हैं। जो लोग एक पार्टी में चले जाते हैं उन पे रेड नहीं कर रही हैं
और दूसरी जगह पे कहीं 5,000 का मसला भी होता है तो उसके यहाँ रेड कर देती हैं, जेल के अंदर डाल देती हैं। तो एक प्रकार का ये एक पूरा देश आज के तारीख में, देखिए इतना राजनीति मैंने भी बहुत साल देखी है, देश को इतना विभाजित नहीं देखा है मैंने, दोस्तियां टूटती नहीं देखी है मैंने, परिवार टूटते नहीं देखे हैं। पहली बार 9 साढ़े 9 साल, अब इन्होंने शंकराचार्यों के बीच में युद्ध करा दिया। देखिए असली शंकराचार्य तो 4 हैं, जो 4 पीठों में है, जो आदिगुरु शंकराचार्य ने बनाए थे। अब इन्होंने नए नए मठाधीश पैदा कर दिए, जो जो जगन्नाथपुरी के शंकराचार्य हैं, उनके खिलाफ भी लोगों ने अपना प्रपंच शुरू कर दिया, उनके लिए अपशब्द बोलना शुरू कर दिया। तो देश में जो हमारे, और मैंने जैसे पिछले अभी आपके कार्यक्रम में कहा था, एक शास्त्रार्थ करा लिया जाए, एक तरफ वो 5 लोग बैठ जाएं, उनकी 5 पीठें बना दी जाएं, माननीय मोदी जी बैठ जाएं, जो गवर्नर साहिबा है वो बैठ जाएं, बीएचपी के बैठ जाएं, जिसको बैठना बैठ जाएं, और एक तरफ जगतपुरी जो हमारे जगन्नाथपुरी के शंकराचार्य वो बैठ जाएं, शास्त्रार्थ हो जाए। और शास्त्रार्थ में ये सिद्ध हो जाए और पूरी जनता देखे, हम देखें, पूरा देश देखे, सारे हिंदू देखें, मुसलमान देखें, सिख देखें, ईसाई देखें, तो उसके बाद क्लियर हो जाएगा कि जो हो रहा है वो शास्त्र सम्मत है कि नहीं। क्या हिंदू धर्म, सनातन धर्म बिना शास्त्रों की अनुमति के, बिना शास्त्रों का पालन किए हुए किसी कार्य को कर सकता है, धार्मिक कार्य को कर सकता है? तो मुझे ऐसा लगता है अभी केवल इस बात का वेट हो रहा है बीजेपी के, जैसे राहुल गांधी ने कहा था ना कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने आगे कहा बड़ी घुटन हो रही है, एक ने नहीं, बहुत सारे लोगों को घुटन हो रही है। दे आर जस्ट वेटिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी, और उन लोगों का वेट हो रहा है। और आपको 16 जनवरी तक आप वेट कीजिए, 14, 15, 16 जनवरी को बहुत बड़े बड़े राजनीतिक उलटफेर होने वाले हैं, और उसके बाद पता चलेगा इस बार का जो सत्य और असत्य के बीच में, धर्म और अधर्म के बीच का युद्ध है, फिर धर्म जीतेगा, फिर सत्य जीतेगा। अगर नहीं जीतेगा तो हम लोग सत्यमेव जयते कहने में हमको थोड़ा अफसोस, वो संकोच होगा कि हम कैसे कहें। अगर सत्य नहीं जीतता है तो परेशानी होगी। जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और हम बात कर रहे थे सीट शेयरिंग पर, तो महाराष्ट्र में सीट बंटवारे को लेकर क्योंकि आज जो बैठक है और उससे पहले ही खबर सामने आ गई है कि महाराष्ट्र में जो सीट शेयरिंग फॉर्मूला है वो तय हो गया है। कहा जा रहा है कि शिवसेना उद्धव गुट जो है वो 20 सीटों पर, कांग्रेस 20 सीटों पर, और जो वंचित बहुजन अखाड़ी है वो 2 सीटों पर, और एनसीपी जो है वो 6 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो ये खबर तो निकलकर सामने आ रही है, लेकिन क्या आपको लगता है कि उद्धव ठाकरे जो गुट है वो कांग्रेस को 20 सीटें दे देगा? नहीं, देखिए इसलिए कि जो विदर्भ का एरिया है उसमें कांग्रेस बहुत स्ट्रांग है। देखिए एक बहुत अच्छी बात है इंडिया गठबंधन में, ये कॉम्प्लीमेंट्री है महाराष्ट्र में। जहां शरद पवार मजबूत हैं वहां शरद पवार मजबूत हैं, जहां विदर्भ में कांग्रेस मजबूत है, कांग्रेस मजबूत है, और जहां पे शिवसेना मजबूत है वहां शिवसेना, मतलब एक दूसरे को ये कॉम्प्लीमेंट करते हैं। पहले से वहां पे बहुत ज्यादा स्पर्धा नहीं है। दूसरी बात ये, शरद पवार पहले भी कह चुके हैं, उनका एक एरिया है 6-7 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का उनका एरिया है जहां उनको कोई हरा नहीं सकता। और उसके अलावा वो जानते हैं कि इस बार हमें वोटों का बंटवारा नहीं करना है। विदर्भ एरिया में कांग्रेस लड़ेगी, जो मुंबई के आसपास का एरिया है वहां शिवसेना लड़ेगी, कांग्रेस भी लड़ेंगे। और क्योंकि जो आपने बताया बहुजन अघाड़ी, इसने पिछली बार के चुनाव में कांग्रेस को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया था, और इनके जुड़ने से और 2 सीटें इनको देने से आप देखिएगा इतना बड़ा परिवर्तन हुआ, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर जो दलित आबादी है वो बहुत ज्यादा है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक मैसेज जा रहा है कि जो बीजेपी के बेसिकली जो सपोर्ट बेस है और जो सपोर्ट बेस एक्सटेंड करने का वो प्रयास कर रहे थे, इस प्रकार के निर्णय का, खड़गे साहब के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का, और बहन मायावती का भी अपनी उत्सुकता दिखाने का कि वो शामिल होना चाहती हैं, पूरा राजनीतिक खेल बदल जाएगा। जो 20-22% वोट है बीजेपी के पास वही रह जाएगा 37% से घटकर। और मेरे ख्याल से 2024 का जो चुनाव है ये बहुत बढ़िया निर्णय गठबंधन ने लिया है कि बहुजन अघाड़ी को इन्होंने 2 सीटें दी हैं। ये हर जगह इसी प्रकार से जो आदिवासी क्षेत्रीय दल हैं, जो दलित क्षेत्रीय दल हैं, उनको आगे करना चाहिए, उनके नेताओं को सम्मान देना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा उपेक्षित रहे हैं और एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। और ये एक मैसेज जाना चाहिए, जो भी उपेक्षित है, जिसको भी सताया गया है,
इंडिया गठबंधन उसके साथ है। बाकी जो सताने वाले हैं वो तो दूसरी तरफ रहेंगे, वो तो अपना मत परिवर्तन करने वाले है नहीं। जी, ठीक कह रहे हैं आप। और एक खबर मैंने आपको और बताई कि 255 सीटों पर लड़ने का तय किया है कांग्रेस ने। ऐसा इंडियन एक्सप्रेस ने अभी 2 दिन पहले ही छापा था। और जो इंडिया टुडे है उन्होंने भी, कि जो मीटिंग हुई थी पिछले हफ्ते, उसमें ये तय किया गया है कि कांग्रेस जो है बाकी सीटें छोड़ेगी इंडिया गठबंधन के लिए और खुद 255 सीटों पर लड़ेगी। तो और ये मतलब उनके जीवन का, राजनीतिक जीवन में सबसे कम सीटों पर लड़ने का उन्होंने तय किया है। तो क्या कांग्रेस ने ये बहुत बड़ा जोखिम उठाया है? क्या इसका नुकसान होगा या फिर फायदा? देखिए, जोखिम का प्रश्न नहीं है निधि। ये प्रश्न कांग्रेस, सपा, बीएसपी और आरएलडी का नहीं है। ये सवाल जो है इस समय देश की व्यवस्था का है। इस समय जो भी हठधर्मिता दिखाएगा, वो कोई पार्टी हो, हठधर्मिता हम नहीं सहन करेंगे। हमारा कोई राजनीतिक प्रतिबद्धता नहीं है, हमें किसी राजनीतिक दल से कोई सहानुभूति नहीं है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो हिंदुस्तान के सनातनी मूल्य हैं उनका हनन ना हो। इसलिए ये बहुत क्लियर मैसेजिंग है, बहुत अच्छी मैसेजिंग है। और जैसे मैंने आपसे कहा, मध्य प्रदेश के अंदर भी एक आध सीटें इन्हें समाजवादी पार्टी को देनी चाहिए, राजस्थान में भी 2-3 सीटें इनको बीएसपी को देनी चाहिए, हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी को 1 सीट देनी चाहिए, बीएसपी को भी देनी चाहिए, और दिल्ली के अंदर 3 और 4 की सीट का या 5 और 2 की सीट का जिस प्रकार गठबंधन हो। लेकिन मैसेज ये जाना चाहिए, क्योंकि देखिए परेशानी क्या है, कांग्रेस के अंदर जो लीडरशिप है वो बेसिकली, अच्छा एक नया दल और गठित होने वाला है, आपको मैंने पहले भी बताया था, जिसमें कि ओबीसीज का रिप्रेजेंटेशन सबसे ज्यादा होगा। जो सबसे बड़ी शिकायत हुआ करती थी लोगों की इंडिया गठबंधन से, क्योंकि इनकी इंडिया गठबंधन, कांग्रेस की मजबूरी है 20%, 15% मुसलमानों को टिकट दें। बीजेपी कहती थी उनको तो मुसलमानों को टिकट देना नहीं, वो तो कहते थे देखिए हमने ओबीसीज को दे दिया, अति पिछड़ों को दे दिया, और ज्यादा सीटें दिखा के उनके वोट ले लेते थे। अब एक नया ओबीसी का गठबंधन बनने वाला है, 16 जनवरी तक पता चल जाएगा, जो केवल ओबीसीज को इलेक्शन लड़ाएगा। और इसके बाद दलित, आदिवासी और मुसलमान एक तरफ होंगे, सवर्ण एक तरफ होंगे, ओबीसी एक तरफ होंगे, और फिर ये चुनाव बढ़ा जाए, इंटरेस्टिंग हो जाएगा। बिल्कुल सर। और इन दिनों सर मायावती की काफी ज्यादा चर्चा हो रही है, वो काफी चर्चा में बनी हुई हैं कि वो इंडिया गठबंधन में शामिल होंगी या फिर बीजेपी की बी टीम बनकर काम करेंगी। और इन सबके बीच जुबानी नूरा कुश्ती सामने आ रही है सपा और बसपा की। लगातार आप देख रहे हैं कि मायावती को लेकर, जैसे कि अखिलेश यादव ने पहले कहा कि इनका भरोसा नहीं कि जब चुनाव जीत जाएंगी तो भी हमारे साथ रहेंगी कि नहीं रहेंगी, और उसके बाद फिर मायावती ने कहा कि आप अपने गिरेबान में झांक कर देखिए। और उसके दूसरे ही दिन मायावती ने सपा पर बहुत बड़ा इल्जाम लगाते हुए कह दिया कि मुझे सपा से जान का खतरा है। तो ये जो इतनी सारी चीजें चल रही हैं, वो भी इस वक्त जब चुनाव काफी ज्यादा नजदीक है, और कहा जा रहा है कि मायावती अगर इंडिया गठबंधन में शामिल होती है तो काफी ज्यादा फायदा होगा इंडिया को। और इस बीच जो ये जुबानी जंग चल रही है, ये काफी नुकसान पहुंचा सकती है क्या? देखिए, बहन जी ने जो कहा कि उनकी जान को खतरा है, आप इसे ले गई समाजवादी पार्टी के उस ओवर ब्रिज की तरफ जो उनके घर के पास बना है। असली मुद्दा जो उन्होंने उठाया है, उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था बीजेपी के शासन में इतनी खराब हो गई है कि मेरी जान को खतरा है। देखिए, योगी आदित्यनाथ का जो मेन पॉइंट है उत्तर प्रदेश के अंदर कि हमने कानून व्यवस्था अच्छी कर दी, बहन जी ने प्रश्न उठाया कानून व्यवस्था पे। अरे ब्रिज बना दो या हवाई जहाज बना दो या एरोड्रोम बना दो, जब तक कानून व्यवस्था अच्छी होगी किसी को खतरे की क्या आवश्यकता है। तो बहन जी वास्तविकता में कह रही हैं कि कानून व्यवस्था इतनी खराब है कि मेरी जान को खतरा है। दूसरी बात यह है, आपसी गठबंधन हो चुका है, ये अपने अपने वोट बैंक को मैसेजिंग दी जा रही है। देखिए पिछली बार क्या हुआ था, 2019 के चुनाव में क्या हुआ था, जो बहन जी का वोट बैंक है वो अखिलेश यादव के वोट बैंक के साथ नहीं जुड़ना चाहता, अखिलेश यादव को वोट बैंक जो है वो बहन जी के वोट बैंक के साथ नहीं जुड़ना चाहता। तो इसलिए अगर अंडरस्टैंडिंग होगी तो अंडरस्टैंडिंग ये होगी भैया आप भी लड़िए हम भी लड़ते, लेकिन जैसे आपने विधानसभा चुनाव में मुसलमान और यादवों को लड़ाकर बीजेपी का फायदा करवाया था, वो मत कीजिएगा। कैंडिडेट ऐसे लड़ाइएगा जो बीजेपी के वोट काटे, और जहां वीक कैंडिडेट होगा, स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट होगा, पहले हम डिसाइड कर लेंगे। और ये पिछली बार आप जानते हैं 50-60 सीट सपा केवल बीएसपी और ओवैसी साहब की वजह से हारी थी।
अगर बहन जी बीजेपी के साथ जाती हैं तो उनका राजनीतिक भविष्य को आप जानते हैं, मोदी जी किसी को सहन नहीं करते, वो कोई आज चला जाए उनके पास, इसीलिए इंडिया अलायंस में टूट नहीं हो रही है। जो भी बीजेपी जाएगा मोदी जी उसको धक्का दे देंगे 2-4 महीने यूज करने के बाद, जब अपने ही पार्टी वालों को नहीं छोड़ रहे, जब वसुंधरा राजे को नहीं छोड़ रहे, जब शिवराज सिंह चौहान को नहीं छोड़ रहे, जब उमा भारती को नहीं छोड़ रहे, जब विनय कटिवार को नहीं छोड़ रहे जिन्होंने राम जन्मभूमि में इतना बड़ा रोल अदा किया। और आप बताइए राम जन्मभूमि के आंदोलन में सबसे बड़ा योगदान किसका था? एल.के. आडवाणी साहब का, एम.एम. जोशी साहब का। ये दोनों जा रहे हैं क्या? अगर सम्मान मिलना चाहिए था तो इन दोनों को मिलना चाहिए था। वे कहते हैं उम्र हो गई है। अरे स्वामी स्वरूपानंद जी की तो उम्र 100 साल हो गई थी और वो खुल के बोलते थे, कोई उन्हें परेशानी नहीं होती थी। तो अगर सम्मान आपको देना है तो इसका जो प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए थी वो पंडित मुरली मनोहर जोशी से और एल.के. आडवाणी साहब से होनी चाहिए थी। अब उनको तो पीछे कर दिया। अब आप जो हैं रथ में जो पीछे खड़े होते थे वो सबसे आगे खड़े होंगे, फोटो फ्रेम में केवल आप दिखाई पड़ेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कोई भी आदमी आज की तारीख में इंडिया अलायंस छोड़ के बीजेपी एनडीए अलायंस में नहीं जाएगा। हाँ, बीजेपी एनडीए अलायंस से बहुत सारे लोग छोड़ के इंडिया अलायंस में आएंगे। जी, तो इंडिया गठबंधन की बात तो हमने काफी सारी कर ली सर। बात कर ले एनडीए की, तो अभी तक आपने देखा कि जब पहली मीटिंग हुई थी इंडिया की इस बार, तो उसके बाद ही एनडीए की बैठक हुई थी, और लेकिन अभी उसके बाद से कोई भी बैठक एनडीए की नहीं हुई, जबकि जो इंडिया की बैठक है वो काफी सारी हो चुकी है। तो क्या लगता है, क्या राम मंदिर के सहारे ही बैठी हुई है भाजपा, उसे इन सब मीटिंग्स की जरूरत नहीं है? और क्योंकि कई जगह से ऐसी खबरें भी सामने आ रही है कि एनडीए गठबंधन के कई दल उससे अलग हो सकते हैं। नहीं, देखिए उसके बाद ही मीटिंग नहीं की, उसके 9 साल पहले भी कोई मीटिंग नहीं थी एनडीए की। एनडीए की केवल एक मीटिंग हुई है, जब इंडिया अलायंस की मीटिंग हुई तो पैनिक रिएक्शन था। और आप जानते हैं ओपी राजभर साहब बेचारे अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाते बनाते उन्होंने बड़ी तपस्या की और उसके बाद बीजेपी में आए थे मंत्री बनने के लिए, और उन बेचारों को मंत्री भी नहीं बनाया गया। और अगर पार्लियामेंट के इलेक्शन के अपोजिट रिजल्ट्स आ गए तो ओबी राजभर साहब का तो काम खत्म हो गया, फिर तो उनको पूछेगा कौन? तो इसलिए वो बार बार दिल्ली के चक्कर काट रहे हैं सर। नहीं, दिल्ली के चक्कर काट रहे हैं, गुस्सा भी हो जाते हैं, उनसे भी लोग गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि उनके जो कार्यकर्ता है वो तो बेचारे मिठाई ऑर्डर कर दिया था उन्होंने, हलवाई किया कि जितने राजभर साहब मंत्री बनेंगे वो बांटेंगे, और वो मिठाई भी नहीं खत्म हो रही है, खराब भी होने लगी है, और राजभर साहब मंत्री में। संजय निषाद साहब एक और अपना नया राग उन्होंने आप रखा है, मंत्री हैं, वो कह रहे हैं ब्राह्मणों की बुद्धि जो है हम लोगों से ज्यादा होती है। अब ये बुद्धि का कौन सा मानदंड संजय निषाद जी ने बनाया है, मुझे तो नहीं समझ में आता। अरे भगवान द्वारा इस दुनिया में कोई भी जो आदमी आता है, ना काले से, ना गोरे से, ना औरत से, ना आदमी से, ना धर्म से, ना जाति से उसका कोई संबंध है। उसका संबंध जो है वो नैसर्गिक है, परमेश्वर की कृपा है, और संजय निषाद साहब ऐसी बातें करते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि अभी बहुत सारे आप देखिएगा ये छोटे छोटे दल जो सत्ता का सुख भोग रहे हैं, जब इनको इलेक्शन की आहट सुनाई पड़ेगी और इनको समझ में आएगा कि इलेक्शन में हवा दूसरी तरफ बह रही है, ये काफी लोग, इसीलिए अभी जो सीट्स हैं उनका डिक्लेरेशन नहीं हो रहा है, एक एक दो सीटें इनको भी देनी पड़ेंगी। और महाराष्ट्र के अंदर आप जानते ही हैं अजीत पवार साहब 50% सीटें मांग रहे हैं, शिंदे साहब 50% सीटें मांग रहे हैं, और जहां बीजेपी जीती है उसके एमपी अपनी सीटें छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो हो सकता है, जो मैं जानता हूं कि हो जाएगा, मैं मानता हूं शिंदे साहब और अजीत पवार इलेक्शन के पहले फिर इंडिया अलायंस में आ जाएंगे, उनकी भी इंतजार हो रही है। जी, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। और फिलहाल हम ये देखें कि अगर जब विधानसभा चुनाव हुए तो उसके बाद जब मुख्यमंत्री चुनने में बीजेपी ने बड़े दिल लगा दिए थे, और जिस तरह से पुराने नेताओं को किनारे लगाया गया, जहां राजस्थान में वसुंधरा राजे हो, चाहे फिर मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान हो, उनका तो दर्द रह रहकर सामने आ रहा है। आज तो उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया है कि काफी ज्यादा वायरल हो गया है। वो कह रहे हैं कि जब मुख्यमंत्री रहो तो सब पैर छूने आते हैं, उसके बाद मुख्यमंत्री ना बनो तो जो है होर्डिंग ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे गधे के सिर से सींग। तो क्या लगता है ये जो सारे नेता हैं जिन्हें किनारे लगाया गया है, ये किनारे लगाना भी कुछ नुकसान पहुंचाएगा इन राज्यों में? देखिए निधि जी, ये बात केवल वसुंधरा राजे की, शिवराज सिंह चौहान की नहीं है, हर बीजेपी के किसी भी बड़े नेता से आप बात कर लीजिए, वो कहता है आज मेरी कोई कीमत नहीं है। जो कांग्रेस ने गलती की थी अपने शासन में,
जो उनके कार्यकर्ता हैं। भाई आज की तारीख में कोई भी पूंजीपति जिसको अपना काम कराना है जानता है कि भजन लाल शर्मा कुछ नहीं कर सकते जी। उनको पता है कि मोहन यादव कुछ नहीं कर सकते, जो होना है वो दिल्ली पीएमओ से होना है। तो सीधे संबंध क्यों ना सापा जाए, ऊपर जाए, वो नीचे इन मिनिस्टर और चीफ। अब गडकरी साहब का बताइए आपको, गडकरी साहब ने कहा कि मेरे यहाँ सड़क नहीं बन रही है, अधिकारी मेरी बात सुनते नहीं है, सड़क जो है इनकम्प्लीट पड़ी हुई है। जी। अरे जब गडकरी साहब की कोई नहीं सुन रहा है, अच्छा आप जानती हैं जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, कभी उनके घर की जाके जीवनी देखिएगा, उनके घर में कम से कम 40-50 लोग पार्लियामेंट अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के हमेशा पड़े रहते हैं, जिनका नाश्ता भी बनता है, खाना भी बनता है, उनके लिए गाड़ी भी भेजनी पड़ती है, उनके लिए टिकट भी कराना पड़ता है। मैंने एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का 5-6 लाख रुपए महीने का खर्चा केवल अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी वालों का है, कमाई हो नहीं रही है। तो मुझसे कई ऐसे लोग कह चुके हैं बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कि साहब हमारा तो 1.5-2 लाख, अच्छा पैसा लगा दिया 10 करोड़ इलेक्शन लड़ने में, जीत गए, मंत्री बन गए, अब वो 10 करोड़ का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी नहीं हो रहा है, और जो 2-2.5 लाख की तनख्वाह मिलती है और 5 लाख 10 लाख का खर्चा है, वो भी अलग लॉस हो रहा है। तो फायदा केवल 2 लोगों का हो रहा है, बाकी तो सब रबर स्टैंप्स बन के रह गए। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि काफी ज्यादा हलचल देखने को मिल रही है दिल्ली में भी, कल जो कोऑर्डिनेटर है इंडिया गठबंधन के, जिन्हें मल्लिकार्जुन खड़गे ने कोऑर्डिनेटर बनाया है, वो जो है कल बाहर निकलकर कह रहे थे जब मीटिंग हुई कि सब कुछ ठीक है, यहाँ पर सीट बंटवारे पर चर्चा हो चुकी है। तो क्या अरविंद केजरीवाल आसानी से कई सारी सीटें दे सकते हैं कांग्रेस को पंजाब और दिल्ली में? फिर से पूछिएगा। जी मैं कह रही थी कि जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं इंडिया गठबंधन के, उन्होंने कल बाहर निकलकर मीडिया से कहा कि यहाँ पर बिल्कुल सार्थक चर्चा हुई है दिल्ली में अरविंद केजरीवाल से, मतलब आपसे और कांग्रेस दोनों की मीटिंग हुई थी। तो क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल सीटें देने पर सहमति वो बना पाएंगे या फिर नहीं? नहीं, सहमति बन गई है। देखिए आम आदमी पार्टी के अंदर और कांग्रेस के अंदर गठबंधन एक प्रकार से तय हो चुका है। सबसे ज्यादा जो कठिन प्रश्न था पूरे इंडिया अलायंस में, वो पंजाब के अंदर था और दिल्ली के अंदर था, वो सुलझ गया है। जी जी। और इन्हीं जगह पे अगर बीएसपी को भी 1-1, 2-2 सीटें दे दी जाएं, पंजाब में दे दी जाए, हरियाणा में 1 सीट दे दी जाए, उनको एडजस्टमेंट किया जाए मिलजुल, तो ये अब कोई ऐसा प्रश्न नहीं है। ये तो थोड़ी पोस्चरिंग होती है, आप जानती हैं, पॉलिटिकल पोस्चरिंग होती है अपने अपने वोट बैंक को बताने के लिए कि नहीं नहीं तुम जागृत रहो यार, तुम्हारे भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में हो सकता है तुम्हें टिकट मिल जाए, वरना वो घर बैठ जाएगा। आज पता चल जाए कि पूर्वी दिल्ली में कौन लड़ेगा तो बाकी दूसरी पार्टी वाला वहां काम क्यों करेगा, वो हाजिरी क्यों बजाएगा। तो अभी लोगों को जागृत रखना है। लास्ट मोमेंट पे जब असली टाइम आएगा और पूरी चेस बोर्ड बिछ जाएगी, शतरंज की बाजियां दोनों तरफ से लग जाएंगी, उसके बाद घोषणा होगी। समझौता हो चुका है, आम आदमी पार्टी भी जानती है 2024 में अगर नहीं जीता इंडिया अलायंस तो कोई नहीं बचेगा, फिर उपासना भी नहीं कर पाएंगे, फिर सब जो है तिहाड़ जेल में रहेंगे। जी जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका सारी राय रखने के लिए। तो आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से इंडिया गठबंधन को लेकर हलचल लगातार तेज है, और क्योंकि चुनावों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, ऐसे में जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है वो काफी हद तक तय हो चुका है, ऐसा इंडिया गठबंधन के नेताओं द्वारा लगातार कहा जा रहा है, लगातार बताया जा रहा है। चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो पंजाब हो, हर जगह कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग पर सहमति बन चुकी है। कैसी लगी आपको ये चर्चा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।